स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर और मैं हूं आपके साथ जोहित सिंह। छत्तीसगढ़ का बस्तर एक वक्त ऐसा था जब यहां नक्सलियों का खौफ था, जहां सड़क बनाना भी चुनौती था और जहां हर कदम पर आईडी का डर था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही, सरकार बदली, रणनीति बदली और नक्सलियों के गढ़ में सीधे घुसकर निर्णायक प्रहार हुआ। आज हम आपको लेकर चलेंगे बस्तर के अंतिम गांव चांदा मेटा, जहां कभी लाल आतंक का साया था और आज विकास, सुरक्षा और विश्वास की नई सुबह दिखाई दे रही है। इस रिपोर्ट के जरिए लाल आतंक का अंत, बस्तर में नई सुबह। हिडमा ढेर, ढह गया नक्सलियों का किला। चांदा मेटा तक पहुंचा विकास का पहिया। छत्तीसगढ़ का बस्तर एक समय इस नाम के साथ ज़हन में बंदूकें, बारूद और खौफ की तस्वीरें उभरती थी, लेकिन आज बस्तर की हवा बदल चुकी है। जिस अबूझमाड़ के जंगलों में घुसने से सरकारें डरती थी, आज वहां तिरंगा लहरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन 2026 और साई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने नक्सलियों को घुटनों पर ला दिया। साल 2025 बस्तर के लिए निर्णायक साल साबित हुआ है। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है। पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। बदला बस्तर का नक्शा। ये बस्तर है। कल तक यहाँ की सड़कों पर नक्सलियों के लगाए गए आईडी बिछे होते थे। आज वहाँ विकास के पहिए दौड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का अंतिम गांव चांदा मेटा अब सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि जीत का प्रतीक बन गया है। साई सरकार के सत्ता में आते ही नक्सलवाद के खिलाफ जो आर पार की जंग शुरू हुई, उसका परिणाम अब आंकड़ों की जुबानी दुनिया के सामने है। उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। लाल आतंक पर प्रहार के आंकड़े। ढेर नक्सली 262, गिरफ्तार नक्सली 884, सरेंडर 1600 से ज्यादा, बरामद हथियार 645, बरामद आईडी 875, शहीद जवान 23। आंकड़े गवाह हैं कि सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के हृदय स्थल में घुसकर वार किया है। पिछले 1.5 साल में संगठन की रीढ़ कहे जाने वाले टॉप लीडर्स का सफाया हो गया है। बसवा राजू से लेकर हिंडवा और गणेश उइके जैसे दुर्दांत नाम जो कभी बस्तर की सरकार कहलाते थे, अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुके हैं। बस्तर में नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा कह दिया गया है कि नक्सल या तो आत्मसमर्पण कर दे या तो उनका खात्मा निश्चित है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ बस्तर के आईजी सुंदरराज पी बैठे हैं। वो हमारे को पूरी जानकारी देंगे कि अब तक कितने नक्सली पकड़ाए हैं और कितनों ने आत्मसमर्पण किया है, कितने मारे गए हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनतंत्र टीवी पर। जी नमस्कार। सर, बताएंगे अभी तक कितने नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और उनमें बड़े कैडर के नक्सली कौन कौन से थे? वर्ष 2024 एवं वर्ष 2025 नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से बस्तर संभाग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और निर्णायक रहा। इस अवधि में देखा जाएगा लगभग 2200 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से बाहर आए हैं
उन्हें शासन भी स्वीकार किया और समाज भी उनको स्वागत करते हुए उनकी पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का सुविधा और सहायता उपलब्ध की जा रही है। उनका पुनर्वास की कार्रवाई अभी लगातार जारी है और अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात भी लगभग 550 से अधिक माओवादी के डेड बॉडी विभिन्न क्षेत्र से सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई है। इस प्रकार माओवादी संगठन का ढांचा अभी काफी हद तक अभी ध्वस्त हो गई है। शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी बचा है उनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। इसके अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प शेष नहीं रह गई। जैसा कि सर अभी देखा जा रहा है कि लगातार सरेंडर कर रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। अभी शीर्ष कैडर कौन कौन से बचे हैं जिनके पीछे फोर्स भी चाह रही है कि या तो आत्मसमर्पण कर दें या उन्हें जल्द जल्द पकड़ा जा सके? भी वर्तमान की परिस्थिति में सीपी मोदी संगठन की टॉप लीडरशिप में मात्र 4-5 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर ही शेष रह गई है। उसमें अभी पोलिट ब्यूरो मेंबर देवजी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मुरली उर्फ संक्राम है और पोलिट ब्यूरो मेंबर्स में गणपति। इस प्रकार मात्र कुछ गिने चुने कैडर से अभी शेष रह गई है। और डीकेएसएससी लेवल में यदि बात करेगा पापा राव और प्रभाकर, इस प्रकार 2-3 कैडर ही अभी सक्रिय रूप में गतिविधि देखने के लिए मिल रहा है। और अन्य नीचे लेवल के जो कैडर्स हैं उनके बारे में भी लगातार हम आसूचना आधारित करके आने वाले समय में प्रभावी रूप से कार्रवाई करेगा। इन सब तमाम परिस्थिति को देखते हुए हम बार बार ये अपील करना चाहते हैं, उनके पास अभी शेष कोई ऑप्शन नहीं रह गई है। एक ही विकल्प माओवादी कैडर के पास है, हिंसा छोड़ दे और मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आना चाहिए। अन्यथा जिस तरीके से हमारा कार्रवाई है उसके परिणाम उनको सामने करना पड़ जाएगा। सर जैसे कि 31 मार्च आखिरी कील साबित होगा उनके ताबूत में, तो विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अब तक बस्तर में क्या विकास हुआ है? जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं अभी तक उनको नहीं मिल पा रही थी, अभी तक क्या सुविधाएं शासन प्रशासन ने उनको दी हैं? नक्सल समस्या का समाधान की जो एक कार्य योजना है उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण अंग है उसमें जो विकास कार्य को गति देने का, क्योंकि क्षेत्र की जनता विगत कई वर्षों से मूलभूत सुविधा से नक्सल समस्या कारण से वंचित रह गई। नक्सल समस्या कारण से इन इलाका में सड़क पुल पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाए थे, बिजली आपूर्ति नहीं हो पाए थे, रेशन दुकान, आंगनवाड़ी केंद्र और अन्य जितना भी बेसिक फैसिलिटी है क्षेत्र की जनता का शासन द्वारा पहुंचाने में कहीं ना कहीं समस्या माओवादी गतिविधि कारण से सामने करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसा भी इलाका क्लियर होते जा रहा है, इन क्षेत्र में जो शासन का नियत निर्माण कार्य योजना के तहत मूलभूत सुविधा जैसा सड़क पुल पुलिया निर्माण, बिजली आपूर्ति, पीडीएस दुकान प्रारंभ करना है, आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक पाठशाला, इस प्रकार की जो सुविधा क्षेत्र की जनता को उपलब्ध की जा रही है। और आने वाले समय में इस पर विशेष हमारा फोकस रहेगा। शासन के नियत निर्माण कार्य योजना का जो दायरा है उसको भी बढ़ा दिया गया। पूर्व में 5 किलोमीटर रेडियस रहते थे प्रत्येक सुरक्षा कैंप की जो हितग्रस्त का, लेकिन अभी उस रेडियस को 10 किलोमीटर तक भी बढ़ा दिया गया ताकि सभी क्षेत्र की जनता इस योजना का से लाभान्वित हो सकता है। इसी प्रकार लगातार अभी डेवलपमेंट वर्क्स में भी गति दी जा रही है। जैसे कि सर कोलेंग जो है वो पूर्णतः नक्सल मुक्त क्षेत्र हो चुका है और कोलेंग में पुल निर्माण भी हुआ था जहां पर लोगों के लिए भी पिकनिक स्पॉट भी बन गया, लोग वहां जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे और कौन कौन से बस्तर के गांव हैं जो पूर्णतः नक्सल मुक्त अभी तक हो चुके हैं? यदि विगत 1-2 वर्ष के हिसाब से देखा जाएगा लगभग 100 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। उन इलाकों में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ जो विकास कार्य को गति देने की एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए भी प्रयास किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप अभी काफ़ी बड़ी संख्या में जो बाहर के पर्यटक लोग और स्थानीय पर्यटक लोग भी जो बस्तर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता है, जो वाटरफॉल्स है जिसमें बीजापुर का नंबी वाटरफॉल्स है, दंतेवाड़ा का हंदावाड़ा वाटरफॉल्स है और चांदामेटा इलाका में भी जाकर उधर का प्राकृतिक सौंदर्यता है, उधर की कल्चरल हेरिटेज है, उधर की जो संस्कृति है, उन सब के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए काफ़ी इच्छुक है। उसके एक अवसर अभी प्राप्त हो रहा है और इसके माध्यम से क्षेत्र के युवा युवतियों को एक आमदनी का भी साधन मिल सकता है, साथ साथ बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए भी उनके एक माध्यम बन रहा है। इस प्रकार की एक सकारात्मक परिस्थिति अभी बस्तर संभाग के अंतर्गत समझ जिला में बस्तर क्षेत्र के जो कोलेंग चांदामठ इलाके से लेकर और नीचे दक्षिण बस्तर इलाके में, अबुझमाड़ क्षेत्र में, उत्तर बस्तर क्षेत्र में सभी जगह इस टाइप की एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। सर जैसे सुकमा के कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आए दिन मुठभेड़ हो रही है और जैसा कि 31 मार्च 2026 लास्ट डेडलाइन है इनके लिए, उन क्षेत्रों में अगर जैसे 31 तारीख तक नक्सलवाद आगे कोई गतिविधि होती है तो उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? जैसा शासन की मंशा है, दोनों भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन का और क्षेत्र की जनता का भी ये इच्छा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो और इलाके के लिए एक सकारात्मक पहचान प्राप्त हो। इसी विषय को लेकर लगातार अभी कार्रवाई की जा रही है और
जैसे खुद माओवादी कैडर का भी जो टॉप लीडरशिप है पूर्व में हिंसात्मक गतिविधि में शामिल रहा, वो भी इस बात को समझ लिया हिंसा का कोई रास्ता नहीं है, हिंसा से किसी को कोई फायदा नहीं है। इसी बात को समझकर काफ़ी बड़ी संख्या में पुनर्मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक अभियान उसी के तहत पुनर्वास के लिए बाहर आ रहा है और शेष माओवादी कैडर भी बहुत जल्दी इस बात को समझ लेगा और एक लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत किसी का भी अपना विचार को कानूनी प्रावधान के तहत और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत प्रकट करने के लिए अधिकार है, लेकिन कोई भी हिंसात्मक गतिविधि को साथ लेकर अपना बात रखने के लिए यदि प्रयास करेगा फिर कानूनी कार्रवाई को उनको सामने करना पड़ जाएगा। हमें पूरा विश्वास है जैसा आने वाला बहुत जल्दी नक्सल के हिंसात्मक गतिविधि भी समाप्त होगा और हिंसात्मक विचारधारा का भी विराम होगा। रणनीति बदली तो हालात भी बदल गए। साल 2023 तक जहां नक्सली हावी थे, वहीं आज हर 5 से 10 किलोमीटर पर सुरक्षा बलों के कैंप हैं। इंद्रावती नदी पर बने पुलों ने मानसूनी बाधा को खत्म कर दिया है, जिससे अब बारिश में भी जवानों के कदम नहीं रुकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने नक्सलियों को उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों से खदेड़ दिया है। हिंदी बोले? नहीं, हिंदी बोलते? गोंडी बोलते? गोंडी बोलते? हिंदी कोई बोलता है? क्या नाम? उम्मा हिंदी बोल लेते हो? नहीं, क्या बोलते हो? छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी बोलता है? अच्छा, कहाँ रही था? कौन गांव के है? मैं हाँ। सावना कितना? बीजापुर जिला। बीजापुर जिला। हाँ, कतेक साल से नक्सली बने रहे? 2006 में। तब कतेक साल के रहते हैं? मैं अभी तो 20 साल हुई। 20 साल हो गए। अभी कितना साल के? अभी 25 उम्र 25। हाँ, उम्र 25 है। अच्छा, कहाँ पर जुड़े रहे? काबर के में अभी तो गांव में रहते ना, सियान लोग रहते और मन हाँ छोटे छोटे समय में शादी करने के लिए सोचते थे। तब भी मैं हमारे दाई बापू मैं दे हूँ दूरी लाके है, मैं मोला पसंद नहीं रहे मैं और जबरदस्त में कैसे शादी हूँ कह के ना मैं संगठन में जुड़े हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ DGND जॉइंट कमेटी सदस्य। हाँ। गोबरा सीता नदी एरिया इंचार्ज। अच्छा, इंचार्ज। जी सर। कौन कौन सा हथियार चलाना आता है? मैं तो वही इंचार्ज पकड़ा हूँ। इंचार्ज पकड़े हो? कि कभी मुठभेड़ में रहे हो? और रही हूँ सर। कब, कौन से मुठभेड़ में? ये उस दिन यही जनवरी 5 तारीख में मुठभेड़ भी हमारे ऊपर हो गई। हाँ। उस मुठभेड़ में हमारे साथी घायल हो गई। उसको इलाज पानी भी नहीं है, गश्ती ज्यादा बढ़ गई इसलिए इलाज भी कर ले नहीं सकते। कहाँ हुआ तो मुठभेड़? ये कोसुमुड़ा जंगल में। अब वापस घर वापसी कह रहे हैं, अब क्या कैसे जीवन जीना चाहते हो? हम तो अभी सशस्त्र संघर्ष करने के लिए नहीं सकेंगे, शक्ति नहीं है, पार्टी पूरा खत्म हो गई और पार्टी भी शक्ति नहीं है कारण से नहीं रहने के कारण से वो चले गए। बंदूक के बदले विकास की ये जंग दिलों को भी जीत रही है। 17 अक्टूबर 2025 की वो तारीख बस्तर कभी नहीं भूलेगा जब नक्सली प्रवक्ता रूपेश समेत 210 नक्सलियों ने एक साथ हथियार डालकर पूना नारगेम यानी एक नई सुबह की शुरुआत की थी। ये प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। अब देखिए, नक्सलवाद का समापन होने वाला है, अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और करीब 2 साल होने को आए हैं। हमारे जवान बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़े हैं और केंद्र में भी हमारी सरकार है, उसका भी लाभ है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनका तो संकल्प ही है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं, माननीय विष्णुदेव शाह जी के मार्गदर्शन में जो काम हुए हैं, मैं सोचता हूं कि ये ऐतिहासिक हैं और पूरी जितने भी आप इंसर्जेंसी के ठीक करने के प्रकरण जानते होंगे, उन सब में ये अनूठा निकलेगा। मसला ये है कि शुरुआत से ही सरकार बनने के साथ ही मल्टीपल डायमेंशंस में काम शुरू किए गए थे, चाहे वो साइबर का विषय हो, चाहे वो
बस्तर के युवाओं के लिए खेल का विषय हो, बस्तर की संस्कृति को आगे बढ़ाने का विषय हो, या साथ ही साथ बहुत सारे मीडिया के माध्यम से पुनर्वासित जो लोग हैं उनकी स्टोरीज लोगों तक पहुंचाने की बात हो, अच्छी पुनर्वास नीति की बात हो, अच्छे ऑपरेशंस की बात हो, नक्सल बेसिस पर, चाहे वो अर्बन बेस हो, सोशल बेस हो, एडमिनिस्ट्रेशन का बेस हो, फाइनेंशियल बेस पर काम करने की बात हो, लीगल बेस पर काम करने की बात हो, इन सारे ही बातों पर एक साथ काम किया गया है। और मैं सोचता हूँ कि ये पूरे अध्ययन का विषय होगा। नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से माननीय केंद्रीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि नक्सलवाद हमको समाप्त करना है, और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जनवरी 2021-24 में जो बैठक ली, कार्ययोजना तय हुई और उस कार्ययोजना पर सतत निगरानी करते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। स्वागत है आपका। और हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है, हर एक जगह से जो 2026 तक का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, कहीं ना कहीं उसमें बड़ी सफलता जो है यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। हम लगातार पिछले 2 से 3 सालों में अगर हम देखें, इसको लेकर जो लक्ष्य रखा गया था, इसके बाद से इन जो नक्सली रास्ते पर चल रही नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत या तो वापस आने का ऑप्शन सरकार की तरफ से दिया गया, या फिर ये साफ तौर पर जो हिदायत है वो दी गई कि अगर आप इसी में रहते हैं तो फिर इसका अंजाम भी भुगतना होगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि कई सारे सैकड़ों की तादाद में जो नक्सली है वापस पुनर्वास नीति के तहत अच्छे और सही मार्ग पर वापस लौटे, और सरकार की तरफ से वायदे के मुताबिक उन्हें रहने का और साथ ही उनके रोजगार के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो कराई गई। और अब जिस तरीके से देखें, एक बार फिर से अब छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो आईईडी की तस्वीरें, ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई है, अब इस पर एक बार फिर से अब इसको लेकर चर्चा तेज है। लेकिन हमारे संवाददाता ने इस वक्त जो कुछ भी चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीजों की तफ्तीश की है। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे संवाददाता सुभाष रतनपाल जब बस्तर के अंतिम गांव चांदमेटा पहुंचे तो वहां की तस्वीर बदली हुई है। कोलिंग पर स्वास्थ्य केंद्र हो या चांदामेटा का सामुदायिक केंद्र, प्रशासन अब ग्रामीणों के दरवाजे पर है। बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने आदिवासियों और पुलिस के बीच की खाई को पाट दिया है। मिशन 2026 की रणनीति, अमित शाह की डेडलाइन 31 मार्च 2026 तक सफाया। इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन, ओडिशा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ संयुक्त ऑपरेशन। विश्वास, विकास, सुरक्षा, त्रिकोणीय रणनीति पर काम। एक गांव के निवासी, हम उनसे पूछते हैं कि नक्सलवाद खत्म होने पर उनको जो मूलभूत सुविधाएं अभी मिल रही हैं, विकास हो रहा है कि नहीं, आइए जानते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। हाँ, बताएंगे मैडम, जैसे धीरे धीरे नक्सलवाद अपने खात्मे की तरफ है, तो सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाएं आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल पहुंच पा रही है सर। कलेक्टर द्वारा भी जितना भी विकास का योजना बनाया जाता है, यहाँ पे वो सारा क्रियान्वयन हो रहा है, और सभी गांव के लोग उसका लाभ ले पा रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है। स्वास्थ्य से भी और शिक्षा से भी। पहले बच्चे नहीं आते थे, अब वो पूरे आते हैं पढ़ने। और स्वास्थ्य के लिए भी यहाँ पे पूरे स्टाफ हैं, न देखते हैं, सभी सुविधाएं हैं सर। सभी सुविधाएं, सड़क वगैरह बन गई है, पानी पहुंच रहा है, बिजली है। जी जी। आप बता रही हैं सड़क पहुंच जी। बरसात के टाइम में ही क्या है, वो पेड़ वेड़ गिरता है तो ही बिजली की सुविधा नहीं हो पाती है। जी। लेकिन फिर वो बन जाता है, फिर हो जाता है। जी, जैसा कि बता रहे हैं कि यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पहुंच रही हैं, धीरे धीरे शिक्षा पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य पहुंच चुका है, सड़क बन चुकी है, पानी है, बिजली की भी सुविधा है ना, बिजली सब यहाँ पे है, टीवी वगैरह सब लगे हुए हैं, है ना। मूलभूत सुविधाएं आपकी सारी मिल रही है। और अब सरकार से, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सारे चीज हो रहा है सर। सीआरपीएफ कैंप से बाहर निकलकर अब हम चांदामेटा के सामुदायिक केंद्र के सामने आ गए हैं। देखिए, सामुदायिक भवन चांदामेटा 2024-25 में इसका निर्माण हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे जानेंगे। दादा, जैसे नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सरकार बोल रही कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, आप लोगों को उससे क्या फायदा मिल रहा है? हमको यहाँ तो रोड भी होना है पारा में, रोड पारा में, और डामर का रोड बना हुआ है अभी, डामर रोड बना है, और ये सामुदायिक वाला भी बना हुआ है। यहाँ पे आप लोग क्या क्या करते हो? कुछ नहीं,
नहीं मतलब ये सामुदायिक केंद्र बना है, जैसे इसमें टीवी भी अंदर लगा है। जी, अभी सीआरपीएफ की तरफ से टीवी लगा हुआ है और यहाँ पे कुछ जैसे बैठक वगैरह होता है तो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। अच्छा, जैसे आप लोग जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है ना, धीरे धीरे, तो गांव में विकास हो रहा है, जैसे बिल्डिंग बन रहा है, सड़क बन रहा है। जी, अभी मतलब कुछ हुआ है, अभी जैसे पारा मतलब मेन पारा तक पहुंच गया, लेकिन पारा में फिर उसके बाद मेन पारा से फिर कनेक्टिविटी थोड़ा सा नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है विकास, आप बोल रहे हो, है ना दादा। ये देखिए एक सामुदायिक भवन बहुत अच्छा बनाया हुआ है, ये बड़ा सा हॉल है, यहाँ पर एक बड़ा सा टीवी लगा हुआ है। टीवी में अभी आपको जो दिख रहे थे वो बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा है, तो ये टीवी लगाया हुआ है। ये छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजना का नाम CSR मद से दिया गया। लोकार्पण जो है वो किरण सिंह देव ने किया है, जो जगदलपुर के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हैं, सभी के नाम यहाँ पर दिए। इसका लोकार्पण हुआ है। धीरे धीरे गांव वालों की संख्या भी है, धीरे धीरे विकास पहुंच रहा है, क्योंकि ये बस्तर का आखिरी गांव है चांदा मेटा। धीरे धीरे विकास पहुंच रहा है। सामुदायिक भवन में सब लोग जमा है, यहाँ पर सब सामुदायिक भवन में जमा होकर मनोरंजन करते हैं, गीत गाना बजता है, सारी चीजों की है। इन सबकी मांगों को देखते हुए सरकार धीरे धीरे इन तक पहुंच रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो पानी ऊंची की टंकी ऊपर सौर ऊर्जा के लिए वो लगाया गया, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होती है वो पानी की टंकी, वो भी यहाँ पर पहुंची है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र चांदा मेटा, ये आंगनबाड़ी है यहाँ पर की। ये भी जो अभी हमारे साथ सज्जन खड़े थे उनकी दान दी गई जमीन है। ग्राम पंचायत छिंदगुर, आंगनबाड़ी केंद्र चांदा मेटा, ये आंगनबाड़ी है। यहां पर देखिए सूचना पटल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम श्रीमती प्रतिमा सेठिया। कुल जनसंख्या जो गांव की है 365 है, घरों की संख्या जो है 75 है, जिसमें पुरुष जो है वो 195 है, महिलाएं 190 हैं। गर्भवती महिला जो है 6 है, शिशुवती जो है वो 5 है, 6 माह से 3 वर्ष तक 12 लोग हैं। ऐसे करके पूरा चार्ट अपडेट किया गया है। और ये जो सहायिका का नाम सोनी कश्यप लिखा हुआ है, ये आंगनबाड़ी केंद्र। यहाँ पर हर हफ्ते में डिटेल यहाँ पर लिखी जाती है। एक बिल्डिंग यहाँ पर छोटी सी और बनी हुई है, यह प्राथमिक शाला शिक्षा शासकीय प्राथमिक शाला चांदा मेटा की ये प्राइमरी स्कूल है, प्रारंभिक शाला है। यहाँ पर पहली से तीसरी तक के बच्चे, आज इतवार है, छुट्टी है, ये कार्यालय है, यहाँ पर पहली से तीसरी तक के बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा विकास जो है होना शुरू हो गया है। नक्सलवाद जैसे जैसे खत्म हो रहा है। ये देखिए किस योजना के तहत ये बना है। देखिए गांव की महिलाएं भी हैं, ये गांव की महिलाएं भी आ रही हैं। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बड़े दीदी जोहार। दीदी, ये जो नक्सलवाद खत्म हो रहा है, इसका फायदा मिलेगा फायदा? सड़क वड़क बन रहा है, ये पक्का सड़क पहले कच्चा था, अभी पक्का बना है पक्का। स्कूल पहले नहीं था, अभी बन गया। हिंदी भी बोलते हैं, पहले एक समय था जब हिंदी भाषा भी बिल्कुल इनको नहीं आती थी। धीरे धीरे विकास जो है वो बढ़ रहा है। ग्रामीणों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो पूरी करने की इनकी सरकार द्वारा मांग है। इनकी मांग है कि यहाँ मोबाइल टावर सर्वप्रथम लगाया जाए, क्योंकि यहाँ मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। हम भी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं है। अंदर जो CRPF के जवान है उनके पास भी नेटवर्क नहीं है, वो किसी कोने में जाते हैं तो उड़ीसा का नेटवर्क पकड़ता है। तो इनकी प्राथमिक डिमांड जो है ग्रामीणों की, मोबाइल का नेटवर्क लगाया जाए। जैसे ये सड़क बनी, जैसे देख रहे हैं CC रोड बनी हुई है, CC बनी हुई है, ये CC बनी हुई है, अभी बनी है, हाल ही के 1-1.5 साल में बनी हुई है, जब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म होने लगा। ये सड़क जो बनी हुई है, डामर रोड बनी हुई है पूरी, देखिए आप यहाँ पे, इसका डामरीकरण हुआ है। ये जब 2 साल पहले मैं आया था यहाँ पर 26 जनवरी 2023 को, तब ये कच्ची सड़क थी, यहाँ पर बिल्कुल कुछ नहीं था, गाड़ी के चक्के स्लिप मारते थे। लेकिन विकास यहाँ तक पहुंचा है। देखिए पुलिया बनी हुई है पक्की, पहले ये पुलिया नहीं थी, ये डामर की सड़क नहीं थी, ये डामरीकरण हुआ है पूरा। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये नक्सलवादी क्षेत्र था, पूरा धुर नक्सली क्षेत्र था, और ये अंतिम गांव है बस्तर का। ये पूरी देखिए पक्की सड़क दूर तक जहां देख रहे हैं वहां तक खुशहाली, हरियाली, इस तरफ पहाड़ हैं, जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का मूल रूप है। इसी से आदिवासी जाने जाते हैं, जल, जंगल और जमीन से। निर्माण कार्य हो रहा है, विकास धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। बढ़ेगा बस्तर, बनेगा बस्तर।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। लक्ष्य बड़ा है और समय कम, लेकिन सुरक्षा बलों का हौसला आसमान पर है। सुकमा में शहीद हुए एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जैसे वीरों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। मारे गए टॉप नक्सली लीडर्स, बसवराजू महासचिव, चलपति सेंट्रल कमेटी, विवेक उर्फ प्रयाग मांझी, नरसिम्हा चालम उर्फ गौतम, गजरला रवि, मोंडेम बालकृष्णन उर्फ भास्कर, मांडवी हिडमा उर्फ संतोष, गणेश विके उर्फ चमरू दादा। सेंट्रल कमेटी से लेकर डीकेएस ZCM तक के बड़े लीडर्स या तो मारे गए या सरेंडर करने को मजबूर हो गए। इन मुठभेड़ों में AK-47, LMG, इंसास, SLR जैसे आधुनिक हथियार बरामद हुए। बस्तर पुलिस की सरेंडर नीति पूना नारगेम यानी नई सुबह अब नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ रही है। अब तक 1573 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। सबसे बड़ा दिन 17 अक्टूबर 2025 जब एक साथ 210 नक्सलियों ने हथियार डाले थे। इस वक्त हम मौजूद हैं बस्तर के अंतिम गांव चांदामेटा में, जो एक धुर नक्सलगढ़ माना जाता रहा है। यहाँ पर के जो निवासी हैं, लगभग उनकी जनसंख्या 350 के आसपास है जो वोट देते हैं। उनमें से अधिकांश लोग पहले कभी नक्सल हुआ करते थे। उनमें से यहाँ तो सबने सरेंडर कर दिया है और मुख्य धारा में लौट गए हैं। उसका कारण रहा है CRPF। यहाँ पर 2022 में CRPF का कैंप की स्थापना हुई और तब से लेके अब तक यह गांव शांत है। यहाँ पर पटाखा भी नक्सल के नाम पर नहीं फूटा है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमांडेंट पंकज सरोज। आइए उनसे जानते हैं कि इस स्थापना इस कैंप की कब हुई और गांव वालों को लेकर उनके साथ अब उनके कैसे व्यवहार है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जनतंत्र टीवी पर। आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। इस कैंप की स्थापना अप्रैल 2022 में हुई है। कैंप की स्थापना के बाद से ही हमारा गांव के लोगों से मेल मिलाप अच्छा रहा है। गांव के लोगों का भी हमारे प्रति शुरुआत के समय से ही अच्छा व्यवहार रहा है। तो वो 2 वे कम्युनिकेशन रहा है, हमेशा से रहा है और आगे भी बना हुआ है। सर, बताएंगे कि गांव वालों के साथ आपको तीज त्योहार जैसे मनाते हैं और किस तरह से मनाते हैं? देखिए, जैसे जो भी हमारे भी फेस्टिवल हैं, जो जिस तरह से, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ तो हमारे यहाँ होली अच्छे मनाई जाती है या दीपावली अच्छी मनाई जाती है। तो इस तरह के त्योहारों में भी यहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। फिर जो यहाँ के लोगों के त्यौहार हैं, जो दिवाली है या इस तरह की जो यात्रा हैं, तीज त्यौहार, उसमें हमारे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो कैंप में भी आते हैं, हम भी उनके यहाँ जाते हैं। उनके यहाँ छोटा मोटा कोई फंक्शंस होता है उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और जैसे राष्ट्रीय फेस्टिवल जितने भी हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी है, गांधी जयंती है, उन सभी में गाँव के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं। हमारे कैंप में भी आते हैं। फिर गांव में जो बाहर स्कूल है वहाँ पर भी खुद से ध्वजारोहण करते हैं। तो ये चीज़ एक रिप्रेजेंट करता है कि जो यहाँ पर बदलाव हुआ है, जो मेन स्ट्रीम में लोग सम्मिलित हुए हैं, उसका ये एक वानगी है, एक पहचान है, एक एग्जाम्पल है ये। सर, जैसे कि चांदामेटा बहुत दूर है बस्तर से और यहाँ पर ना सड़क की सुविधा थी, ना शिक्षा थी, ना यहाँ पर पानी की व्यवस्था थी और मेडिकल तो दूर की बात थी, स्वास्थ्य सुविधा। उसको लेकर CRPF ने क्या काम किया सर? देखिए, जो यहाँ सबसे पहले शुरुआत से प्रॉब्लम थी एजुकेशन की। तो एजुकेशन के लिए क्या था, जब ये कैंप खुला तो यहाँ कोई आसपास स्कूल नहीं है। यहाँ पहली जो यहाँ पर छोटा सा जो मेन बसावट कह सकते हो कोलिंग है, तो कोलिंग में ही स्कूल और आश्रम थे। तो वहाँ पर बच्चे जाके रह के पढ़ सकते थे, पर चांदामेटा में कोई स्कूल नहीं था। तो स्टार्टिंग में हमारा जो कैंप था, उस कैंप में ही एक स्कूल खुलता था। हमारे जो पहले के, मेरे से पहले एक असिस्टेंट कमांडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे एक स्कूल खोला, राजू बाग साहब। वहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। पढ़ने के बाद ही यहाँ पर स्कूल खुल पाया। तो एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है राजू बाग साहब का और इस कैंप का। और उसके बाद एजुकेशन के बाद अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के लिए आज भी जो सब हेल्थ सेंटर है वो कोलिंग में है। आसपास कोई सब हेल्थ सेंटर या इस तरह कोई चीज़ नहीं है। तो उसके लिए भी वो हमारे कैंप में आते हैं, मेडिसिन लेते हैं और सब इस तरह की चीज़ें हम उनको डे टू डे की मेडिसिन और बाकी चीज़ें देते रहते हैं। जैसा कि आपने बताया सर, यहाँ पहले शिक्षा बिल्कुल नहीं थी और CRPF कैंप में लोगों को शिक्षित करने का, बच्चों को शिक्षित करने का काम चालू किया। तो उसके लिए आप लोगों को गांव वालों के साथ क्या ऐसी बात करनी पड़ी, कोई कितनी मेहनत करनी पड़ी कि गांव वाले अपने बच्चों को CRPF कैंप में शिक्षा के लिए भेजने लगे?
देखिए, सबसे पहले हमने कोशिश किया कि लोगों से हमारा मिलाप हो। लोगों से मिलाप है, औरतों बच्चों से बात कर सकें। जब उनका बातें किया, मिलाप हुआ, जब थोड़ा-सा ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ, तो क्योंकि ये लोग भी कहता ऐसा नहीं कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में उसको न न न को इग्नोर कर रहे हैं, उनके बारे में भविष्य के बारे में कहता ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। तो वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, वो भी पढ़ें-लिखें, आगे बढ़ें, पर उनके पास कोई सुविधाएँ नहीं थी। तो जब हमने प्रपोज़ल दिया कि हाँ, हम यहाँ स्कूल नहीं है तो चलिए ठीक है, हम अपने कैंप में ही पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वो लोगों ने अब राज़ी-खुशी अपने बच्चों को भेजा और हमने भी कहता जब तक यहाँ पर स्कूल नहीं था, तब तक हमारे कैंप में एक स्कूल जैसी चीज़ें चलती थी, उसमें थोड़ा बहुत जो अक्षर ज्ञान और शुरुआती बेसिक एजुकेशन होती है, वो दिया जाता था। और आज भी कहता हम तो जो सामने स्कूल है, उसमें पूरा कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ के बच्चे हमारे कैंप में भी किसी भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग भी वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। एक बात और सर, स्वास्थ्य को लेके, जैसे ये मेडिकल फैसिलिटी यहाँ से बहुत दूर है, हमने देखा कि कोलिंग में एक स्वास्थ्य केंद्र है छोटा सा, तो मेडिकल फैसिलिटी को लेकर सर गांव वालों के लिए आप क्या हेल्प करते हैं? आपकी तरफ से क्या योगदान रहता है जब कोई बीमार पड़ता है? क्योंकि छोटा गांव है सर, यहाँ पर मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां जो है वो कॉमन है। देखिए, हम 2 तरह से मदद करते हैं। अगर कोई कैंप में आ गया तो हम कैंप में उसको बेसिक मेडिसिन देते हैं और उसको रेफरल सिस्टम की तरह अगर हमको है तो कॉलिंग में हम डॉक्टर से बात करके उनको तो वहाँ पर भी भेजते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 108 भी यहाँ तक आ जाती है कि अब रोड बन चुका है, तो उसके थ्रू हम डिमरापाल और बाकी जगह उसको रेफर भी करते हैं। फिर हम जब ड्यूटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ थोड़ी बहुत मेडिसिन्स लेके जाते हैं। अगर किसी को पीएफ है, क्योंकि हमारे यहाँ भी मलेरिया होता है हमारे जवानों को, तो हमको उसको थोड़ी बेसिक समझ है, तो पीएफ चेक करके पीएफ मलेरिया चेक कर उसकी बेसिक मेडिसिन हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एडर होते हैं जिन्होंने बेसिक कोर्स किया होता है। तो इस तरह की मेडिसिन और डे टू डे लाइफ की जो छोटी-मोटी मेडिसिन्स हैं, सिर दर्द हुआ, पेट दर्द हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पेन किलर हो गया, किसी को थोड़ा बहुत फर्स्ट एड की ज़रूरत है, कुछ कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा था, कुछ लग गया, तो उसको फर्स्ट एड कर देना। तो एक प्रॉब्लम और है, स्किन डिजीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो स्किन डिजीज़ की हमारे पास कुछ क्रीम्स रहती है, वो हम दे देते हैं। इस तरह की चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते रहते हैं। कंटिन्यू प्रोसेस है, ड्यूटीज़ में भी देते हैं और अगर कैंप में आते हैं तो कैंप में भी देते हैं, और जब कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है किसी को कुछ चीज़, तो उसको हम रेफर भी करते हैं। जब हमको दिख जाता है कि हाँ, ये चीज़ें बढ़ जाएँगी, तो एक तरह से रेफरल का भी काम हम यहाँ से करते हैं, बात करके और इनको आगे भेज देते हैं। और हम अपने यूनिट में भी हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, उनसे भी हम कंसल्ट करते रहते हैं। अगर कुछ ज़्यादा कुछ रहता है, तो उनके कंसल्टेशन से भी चीज़ें हम देते हैं। सर ये तो बात होगी ग्रामीणों की, अब बात जी। करते हैं सर नक्सलवाद की। जी। 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद बस्तर मुक्त हो जाएगा, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया है, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि वो अंतिम दौर में यहाँ पर का दौरा भी करेंगे। तो सीआरपीएफ ने आज तक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जितनी मेहनत करी है, क्या किया है, वो सर थोड़ा सा आप डिटेल में बताएंगे? देखिए, इन सब चीज़ों कहने के लिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने व्यवहार की बात कर सकता हूँ, अपनी कंपनी की बात कर सकता हूँ, अपनी बटालियन की बात कर सकता हूँ। जी। फिर भी आप वेल अवेयर हैं, आप देख ही रहे हैं बाकी जहाँ सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में जैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि नक्सलिज़्म अभी पूरा डाउनफॉल में है। अगर मैं अपने व्यवहार की बात करूँ तो यहाँ पर जब से कैंप लगा तब से नक्सल एक्टिविटीज़ काफ़ी खत्म सी हो गई, और आगे भी इसका कोई चांसेस नहीं है कि ये मतलब कि आगे फिर से उभार हो पाए। जी, मतलब नक्सलवाद टोटल साफ हो जाएगा बस्तर से, ऐसा आपका कहना है? देखिए, अगर मैंने पहले भी जैसे बोला, मैं अपनी एओआर की बात कर सकता हूँ, तो हमारे एओआर में आप कह सकते हो कि चीज़ें तो ना के बराबर हैं। बस्तर तो नक्सल मुक्त डिक्लेयर भी हो चुका है। अब रहती बात होती है जहाँ पर जो प्रेज़ेंस पहले रहता है, तो एक चीज़ रहता है कि अगर उस एरिया को हम वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तो फिर से प्रेज़ेंस होने की चांसेस रहती हैं। वो तो उस चीज़ के लिए थोड़ा-सा है, पर इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मतलब कि कुछ यहाँ नक्सलिज़्म रहेगा आगे या अभी है। अभी तो आप कह सकते हो कि नेग्लिजिबल है, और आगे के भी चांसेस बहुत कम है। जैसा कि आपने बताया 2022 में इस कैंप की स्थापना हुई थी, तब से लेके अब तक कोई नक्सली गतिविधि आपकी नज़र में आई है? देखिए, जब कैंप लगे तो उस समय कुछ आईडी रिकवर हुई थी। कैंप लगने के बाद लास्ट ईयर भी एक आईडी रिकवर हुई थी। थोड़ा बहुत रेकी और इस तरह की चीज़ें होती थी। तो छोटे-छोटे ग्रुप थे जो सिविल में घूमते थे, 2 या 3 का रेकी करते थे हमारे। इस तरह की चीज़ें थी, पर वो भी अब जो ग्रुप था और जो लोकल्स थे यहाँ 6 या 7 लोग थे, उन सभी ने जो कैंप लगने के बाद जो 6 या 7 लोग बचे थे, उनमें मैक्सिमम ने आत्मसमर्पण कर दिया, और एक आध का एनकाउंटर हुआ, एक आध की गिरफ्तारी हुई। तो अभी यहाँ पर तो लोकल नक्सल चंदा-मेटा में नहीं है। टोटल नक्सल मुक्त गाँव है ये? हाँ जी। सर, आप मतलब कि नक्सल मुक्त कह सकते हैं, मतलब लोकल कोई नहीं है यहाँ। लोकल कोई नहीं है। सर, अब बात करते हैं जवानों की। जवान अपने सर घर से दूर-दराज रहते हैं। उनका समय बिताने के लिए यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या गतिविधियाँ होती हैं सर? देखिए, जैसे कि हम अगर सीआरपीएफ की बात करें तो 2 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, ड्यूटीज़ होती हैं। ट्रेनिंग्स में भी हम काफ़ी चीज़ें करते हैं, उसमें भी कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, जो उनके मानसिक तनाव को कम करे या उनका घर से जो अलगाव है उसको कम करे, उस तरह की चीज़ें करते ही हैं।
उसके बाद फिर क्या होता है कि कोई भी हमने बताया, जैसे कुछ भी कहता यहाँ कोई भी एक्टिविटीज होती हैं गांव में या कैंप में, तो उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उससे भी उनका लगाव बना रहता है और धीरे धीरे जो जहाँ पर रहता है वहाँ के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। तो हमारे जवान उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लिया है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है यहाँ पर और अभी उसको लेकर थोड़ा प्रॉब्लम है, पर मेरे को उम्मीद है कि आने वाले समय में वो नेटवर्क भी यहाँ पर आ जाएगा, टेलीफोन नेटवर्क, तो उसका भी मोबाइल नेटवर्क आ जाएगा, तो उसका भी इशू कम हो जाएगा। तो जो थोड़ा उधर भी घर परिवार से बात करने की जो समस्याएं आती हैं वो थोड़ा कम हो जाएगा। सर एक बात और यहाँ पर जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे बड़े त्योहार आते हैं, होली है, दिवाली है, कल 26 जनवरी है सर, उसको लेके गांव वालों के साथ आप क्या तैयारी करते हैं? राखी आती है, होली आती है, दिवाली आती है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए मैं आपको 26 जनवरी का एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा कैसे इनसे मेल मिलाप है। अब कल 26 जनवरी है तो हमको बहुत ज्यादा किसी को ये नहीं बोलना पड़ता कि इन्वाइट करना पड़ता कि आपको कैंप में आना है। उनको पता है 26 जनवरी 15 अगस्त तक कैंप में झंडा फहरता है, उनको इतना पता है, वो आएंगे और बिना बुलाए, उनको समय भी पता है 8 बजे यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होगी, वो आएंगे और हमसे ज्यादा मतलब हम तो हैं ही, मतलब कि एक उत्साह होता नहीं बच्चों में, जैसा उस उत्साह से आते हैं कि आज झंडा फहराया जाएगा। फिर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, हम कैंप में भी झंडा फहराते हैं, फिर कैंप पे फहराने के बाद बाहर भी फहराते हैं और फिर हम अपना भी मिठाई और इस तरह की चीजें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो ये चीज दिखाता है कि मतलब कि कैसे मतलब कि लोगों ने इतनी जल्दी इन सब चीजों से, जब कभी लगता था कि ये दुर्गम गाँव है, नक्सलियों का इतना प्रेजेंस है, सब कुछ है, पर अभी ऐसा कभी देख के ऐसा लगता नहीं है कि कभी यहाँ की कहानी इस तरह की थी। मतलब होली दिवाली आप लोग सब लोग साथ में मिल के बनाते हैं, गांव वालों से सामंजस्य अच्छा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि नक्सल गांव वालों को भड़काने का काम करते हैं, वो हमेशा फोर्स के खिलाफ, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे डोगरा हो, चाहे जो मर्जी रेजिमेंट हो, उसके खिलाफ भड़काने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, गाँव वालों से सामंजस्य बहुत अच्छा है, तालमेल बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ बहुत अच्छा संबंध है हमारे, और ये संबंध भी एक तरफा नहीं है, दो तरफा है, दोनों तरफ से है। ऐसा नहीं कि हम ही कहते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से भी रहता है, वो भी हमको अपना उतना ही मानते जितना हम उनको अपना। अप्रैल मई 2025 में कारेंगुटा पहाड़ पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान बना। हालांकि इस लड़ाई में एडिशनल एसपी आकाश राव गिरपुंजे ईडी ब्लास्ट में शहीद हुए। उनकी शहादत इस लड़ाई की कीमत भी बताती है। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर है। सरकार का दावा है 2026 तक लाल आतंक का अंत हो जाएगा, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि विकास और विश्वास से जीती जा रही है। बस्तर अब डर नहीं बल्कि उम्मीद की कहानी लिख रहा है। हम अभी मौजूद हैं बस्तर के कोलिंग ग्राम में, नक्सल पीड़ित गांव था। यहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। हम अभी बैठे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर का प्रभार देखते हैं डॉक्टर साहब अपना परिचय देंगे। मैं डॉक्टर एम के शर्मा, आयुष मेडिकल ऑफिसर, पीएससी कोलिंग। मैं 2004 से यहाँ पर पदस्थ हूँ। लगातार मैं यहीं पर 2004 से सेवा देते आया हूँ और यहीं पर ही मैं अपना मुख्यालय बना के ही रहता हूँ। मेरे परिवार भी यहीं पर रहते हैं। सर, जो नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पहुँच रही हैं। आप 2004 से यहाँ पर हैं, आपको लगभग लंबा समय हो गया यहाँ पर रहते रहते, तो आपने तो नक्सलवाद भी देखा है, सब कुछ देखा है। तो अब जब धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो मिलने वाली सुविधाएं यहाँ तक गांव तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही? सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है, सरकार द्वारा जो सुविधा दिया जा रहा है, आगे तो मैंने हर सुविधा मिलना, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा तो मिलता था, और जैसे राशन हुआ, की रास्ता हुआ, बिजली हुआ, आवागमन की यहाँ सुविधा नहीं हुआ, तब यहाँ हम लोग यहाँ लोगों को मैंने जाने आने जगदलपुर या दरभा जाने के लिए बहुत दिक्कत होता था। अभी रास्ता हुआ, बिजली हुआ, फोन मैंने मोबाइल टावर आया, उससे लोगों को हर प्रकार का सुविधा मिल रहा है। आगे ये जन्म प्रमाण पत्र बनाना है कि ये बासिंदा मैंने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना है, उसके लिए दरभा जगदलपुर मैंने बार बार जाना पड़ता है। लोगों को मैंने हैरान होते थे, जबकि आपका CSC यहाँ खुला है, उससे लोगों के उसको लाभान्वित भी हो रहे हैं। यहाँ बगल में यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धान खरीदी भी हो रहा है, राशन दुकान भी है, बगल में हॉस्पिटल भी है। और सरकार के सबसे, मैं इतने साल में मेरा सबसे मैंने जो ये सरकार आई है अभी, जो बस चलाई है गांव, मेरा गांव बस चलाई है, ये लोगों को बहुत मैंने सुविधा हुआ है। लोग कम पैसे में जगदलपुर जा रहे हैं। यहाँ से जो भी मैंने सामान उन लोग मैंने मिलता है, उसको जगदलपुर जाके वो लोग उचित दाम पे बिक्री कर रहे हैं। बस्तर अब कराह नहीं रहा बल्कि विकास की नई इबारत लिख रहा है। चांदा मेटा के आखिरी घर पर पहुंची बिजली और सड़क इस बात का सबूत है कि लाल आतंक का सूर्यास्त
करीब है। 2026 की उस सुबह का इंतजार पूरे देश को है जब बस्तर से नक्सलियों का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।